हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इफ इट गेट पॉसिबल वी विल लेट यू नो। लास्टली, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ IMF एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इस क्वेश्चन को आप GS2 के सिलेबस इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस क्वेश्चन की रेलेवेंस क्यों है। क्योंकि इस तरह के टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन 2013 मीन्स एग्जाम में पूछा गया था, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में बात हुई थी, उन्हें कंपेयर करना था। उस समय यह इंस्टीट्यूशन जरूर ही न्यूज में रहे होंगे, लेकिन हमें इस बात से गाइडेंस मिलती है कि यह इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि IMF के रोल के बारे में बताइए और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। क्वेश्चन को पढ़कर इसका कंटेक्स्ट हमें समझ में आ जाता है। ब्रॉड थीम IMF के बारे में बात हो रही है और इसके रोल्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स को हमें लिस्ट आउट करना है। काफ़ी सिंपल है, स्टैटिक है, फैक्चुअल है। इसका कंटेंट हमें आसानी से वेबसाइट्स, अपनी मैगजीन्स और अपने नोट्स के अंदर तो मिल जाना चाहिए। कि इस तरह के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इनके मैंडेट, इनके फंक्शंस के बारे में कंसाइज नोट्स होना काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। लेक्चर के अंदर इंट्रो की शुरुआत आप IMF कब फाउंड हुआ उससे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसके प्राइमरी पर्पस क्या है, इसके क्या गोल्स हैं और ये किस तरह से फंक्शन करता है, इन्हें ब्रीफ में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात हो रही है, सो वी विल मेक श्योर कि हम वो सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखें जिनके बारे में हम IMF का जिक्र होगा तो उनके बारे में भी जिक्र जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एंड देन आप कंक्लूजन दे सकते हैं, और कंक्लूजन आप कैसे भी दे सकते हैं क्योंकि डिस्कस यहाँ पर कीवर्ड है, इसलिए आपके पास रिलेटिव फ्रीडम है कि आप इसका कंक्लूजन कैसे भी दे सकते हैं। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज एंड्स मे नॉट बी होलिस्टिक, बट you can use them as a compass through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not। चलिए इन्हें देखते हैं। IMF के बारे में हमारा क्वेश्चन था, उसके आंसर के इंट्रोडक्शन के अंदर कब क्रिएट हुआ था और कितने कंट्रीज़ हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ठीक से याद नहीं है तो प्लीज़ नहीं लिखिएगा, इसके बजाय आप फिर दूसरे तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कोई रीसेंट एक्टिविटी IMF ने की हो वह आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल आंसर को बेहतर बनाने के लिए अभी हम उन हिंट्स और कीवर्ड्स का सहारा लेंगे जो एक बेहतर आंसर बना सकते हैं। IMF की शुरुआत 1945 में हुई और 189 कंट्रीज़ अभी इसकी मेंबर हैं, जो एक तरह से नियर ग्लोबल मेंबरशिप हो गई क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं।
फिर बॉडी के अंदर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसका प्राइमरी पर्पस लिखेंगे। ये बॉडी इस बात को इंश्योर करती है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, इस चीज़ को वो इंश्योर करती है। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है क्या? इस सिस्टम के अंदर सारे वो प्रोसेसेस आ जाएंगे जिनकी वजह से रेट्स एक्सचेंज हो पाते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट हो पाते हैं। अब ये चीज़ें 3 तरीके से हो सकती हैं। पहला, ये बॉडी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करती है और अपने जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को भी ट्रैक करती है। दूसरा, जो भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा होता है उसको लेंड करती है और अपने मेंबर्स को प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड कराती है। हालांकि हम ये सारा डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। वैसे काफ़ी फीचर्स हो सकते हैं आईएमएफ के और उन्हें आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। उनमें से हम इन कुछ फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले कोटा सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि ये आईएमएफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सेंट्रल कंपोनेंट है। जैसे ही कोई मेंबर कंट्री आईएमएफ को ज्वाइन करती है उसे एक कोटा असाइन कर दिया जाता है। अब ये कोटा यह चीज़ देख के किया जाता है कि उनकी क्या पोजीशन है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के अंदर। इस कोटा के ये फ़ायदे होते हैं कि जब भी कोई फंडिंग चाहिए होती है तो इस चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोटा अच्छा है तो उन्हें वोटिंग में भी हेल्प होता है। इस कोटा को कैलकुलेट करने के लिए वो पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री को अगर कोटा देना है तो उसकी जीडीपी कितनी है, उसकी ओपननेस कितनी है, वो कितना ट्रेड करता है बाहर। थर्ड एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, कि वो कितना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को झेल सकता है। लास्टली इंटरनेशनल रिजर्व उनके पास कितने, जैसे कि हमारे आरबीआई रखती है, राइट। अब ये सारा हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पस से था। यहाँ पर बस कोटा सब्सक्रिप्शन के बारे में ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं और वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स या इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं जो आईएमएफ ने ही क्रिएट किए हैं, जो कि मेंबर कंट्रीज़ के ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उनको सप्लीमेंट करते हैं। अब इसको बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोना लिया है 10 रुपये का। अब उस सोने की जो वैल्यू है और जो 10 रुपये की वैल्यू हुई, दोनों इक्वल हुई, राइट। लेकिन हमने क्या किया, उस सोने की वैल्यू को क्वांटिफाई कर दिया और हमने बताया कि ये 10 रुपये में आ सकती है। उसी तरह कोटा भी जितना भी किसी पर्टिकुलर मेंबर कंट्री को असाइन किया जाता है उसको क्वांटिफाई कर देते हैं, तो उसे एसडीआर में भी शो कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा कोटा होगा उतना ज़्यादा एसडीआर होगा। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, एसडीआर आईएमएफ की खुद की एक यूनिट है। जैसे बिटकॉइन को आप एक यूनिट मान सकते हैं, वह कोई अपने आप में डॉलर या कोई दूसरे तरह की करेंसी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, वो एक यूनिट है जिसकी अपनी एक वैल्यू है। उसी तरह जैसे अब यहाँ पे एसडीआर पर वापस आते हैं, यूएस के पास सबसे ज़्यादा कोटा है 17% अप्रॉक्स। इसी वजह से उसके पास सबसे ज़्यादा एसडीआर भी हैं 80,000 समथिंग। अब एसडीआर को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी पूरा अलग कंसेप्ट है। कुछ करेंसीज़ को, जैसे यूएस का डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज़ का रेनमिनबी, इन सारी करेंसीज़ को इकट्ठा किया जाता है, एक तरह से बास्केट में डाला जाता है और फिर जिसके पास जितना एसडीआर है, मतलब जिसके पास जितना कोटा है, उस हिसाब से वो इनमें से बोरो कर सकता है। लेकिन हमें इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। कंसेप्ट ये है कि जिसके पास भी एसडीआर होंगे, ये एक तरह से एसेट की तरह काम करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को क्रूड ऑयल मंगाना है तो वो इस एसडीआर का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी फॉरेन करेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने आईएमएफ का इम्पॉर्टेंट फीचर एसडीआर के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अभी तक हमने बात करी थी कोटा, सब्सक्रिप्शन और एसडीआर के बारे में, तो उन्हें बताना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद फॉलो पॉइंट्स में हम जो भी उस एग्ज़ाम वाले माहौल में जो भी कुछ याद आएगा उसे हम लिखने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ बेसिकली सर्विलेंस में हेल्प करता है और वो भी हर लेवल पर, ग्लोबल, रीजनल और नेशनल। अब सर्विलेंस कर लेंगे तो उसके बाद क्या पता चलेगा कि अगर कोई मेंबर स्टेट का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है तो उसको जाकर हेल्प करेंगे। एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट इनडायरेक्टली हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर आप बता सकते हैं कि ये टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। अब ये जब भी क्राइसिस होगा, ये बीओपी का क्राइसिस हुआ, तो फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाना, फेवरेबल मेजर्स के लिए हेल्प करना,
इनके पीछे जो भी टेक्निकल असिस्टेंस या ट्रेनिंग या किसी भी तरह के एडवाइजरी रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग हेल्प करेंगे। फाइनली आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की कोई रिजिड फॉर्म नहीं थी, पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने तो आप इसके अंदर इसके जो भी क्रिटिसिज्म है उसके बारे में सोच सकते हैं। इनका सबसे पहला जो प्राइमरी गोल था सर्विलेंस का, वो फेल होता हुआ नज़र आया। अपने इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करते हुए आप बता सकते हैं कि ईस्ट एशियन क्राइसिस जो 1997 में आया उसको वो ट्रैक नहीं कर पाए। फिर बीओपी क्राइसिस होता तो है, लेकिन हेल्प के नाम पर जो एसडीआर दिए जाते हैं, लैंड किया जाता है जो पैसा, वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि आईएमएफ के अंदर गवर्नेंस और कोटा जैसे सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की काफ़ी ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस तरह के इंस्टीट्यूशन ट्रूली ग्लोबल नहीं रहेंगे और इंडिया जैसे देश इन इंस्टीट्यूशन के अंदर फुल फेथ नहीं रख सकते। इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।